तो खिजरा कह रही हैं कि सर ये बता दें कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाली बात क्या थी। भाई मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया था एजीएम वाला, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, लॉ पास हुआ था ईयर एंड से पहले, ऐसा है कि जो बंदा एजीएम टाइम पे नहीं करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी, ये था। लॉ पास हुआ था ईयर एंड से पहले, ऐसा है भाई। लॉ पास हुआ था ईयर एंड से पहले यहाँ पे, यानी बिफोर ईयर एंड, 31 दिसंबर 2024 से पहले लॉ पास हो गया था इधर। सही है, पर मैं आपसे पूछता हूं, आपने वो ब्रीच कब किया, इस लॉ का ब्रीच कब किया? 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर के बाद? जल्दी बताओ। हाँ जी, ब्रीच इज आफ्टर ईयर एंड, हमने कह दिया जानी ब्रीच इज आफ्टर ईयर एंड। तो आप मुझे बताएं, जब ब्रीच आफ्टर ईयर एंड हुआ है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर एजेड के ऊपर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? क्या मैं लायबल था 31 दिसंबर पे? मैं आपसे पूछता हूं। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ऐसा है भाई। तो मैं तो 31 दिसंबर पे लायबल नहीं था, तो इसीलिए इसीलिए मैंने इसको किस इवेंट का नाम दिया था? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा भाई, क्योंकि ये मटेरियल था, क्या इसको डिस्क्लोज होना चाहिए था? हाँ भाई, क्या इसको डिस्क्लोज होना चाहिए था? हम कह रहे हैं सर ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। हाँ, इवन इफ वो डिस्क्लोजर नहीं देता तब भी क्या ये मिस स्टेटमेंट कहलाती? जल्दी बताओ। हाँ जी, तब भी क्या ये मिस स्टेटमेंट कहलाती? सर डेफिनेटली कहलाती। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने इसको एडजस्टिंग इवेंट लिखा उसको तो एक नंबर भी नहीं मिलना था, और बहुत सारे बच्चों ने भी लिखा। तो इफ़ यू गाइस से कि सर ऐसे और सवालात दें जिसमें हम गलत करें, तो आप क्या कहते हैं, ऐसे और सवालात आने चाहिए ना? ऐसे ही आने चाहिए ना? बिल्कुल आने चाहिए। चलें, तो हम ऐसे ही और सवालात की और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही और सवालात में बना बना के तुम्हें देता रहूँगा। अच्छा, अनुषा कह रही है कि सर ईओएम आएगा। मैं आपसे से सवाल ये पूछता हूँ कि ईओएम तो तब आता है ना जब वो क्वालिफिकेशन का मामला ना हो, क्या कहते हो? जब वो मॉडिफिकेशन ना हो। मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में अगर जिस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होता है उसमें ईओएम तो आना बनता ही नहीं है, ऐसा ही है भाई। उसमें तो एम्फेसिस ऑफ मैटर आना बनता ही नहीं है ना। आप खुद बताएं, जिस मसले की वजह से मेरा ओपिनियन हिट हो रहा होगा, ईओएम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। याद आ रहा है आपने? ये बात समझ आ रही है? ये हमने ऑलरेडी किया हुआ, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्लियर है? तो ज़रा इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। तो तभी आप लोगों की ही फरमाइश थी कि सर आप ये बता दें कि रिपोर्ट का सवाल देते, तो मैंने कहा अब आगे जाके और भी मुश्किलात लेते आऊँगा आपके लिए। सही है। और इसके बरक्स मैंने एक और चीज़ ये की है कि मैंने पिछले सेशंस के सारे लाइन से प्रैक्टिस सेशन लगा दिए हैं, उसके पीडीएफ आज लग जाएंगे कंप्लीटली। क्लैरिटी है? उसके पीडीएफ आज लग जाएंगे कंप्लीटली, ऐसा ही है। चलें, ओके। अब हम इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ जल्दी से, टू बी वेरी कंसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं मतलब? समझा नहीं शाफे? स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं मतलब? अच्छा, वो आई एस 1037 वाले स्टैंडर्ड, बिल्कुल। तो अभी भाई ऑडिट तो करते ही अकाउंटिंग का हो ना, फ्रेमवर्क का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑडिट तो फ्रेमवर्क का ही होता है ना। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द फ्रेमवर्क, वो आपको क्या कहता है रिस्क असेसमेंट में, याद है? सबसे पहले बोलता है फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लो। पहले तो बात समझ आ रही है? इफ़ यू डोंट नो अबाउट द फ्रेमवर्क, आप ऑडिट कैसे कर सकते हैं? क्लैरिटी है? अच्छा भाई, शेख साहब ने 50 बार लिखा है सेलेक्ट, क्या लिखा है इसने भाई? सर पिक अ सैंपल ऑफ सेल्स अकर्ड नियर द पीरियड एंड इंस्पेक्ट दियर रेलेवेंट जीडीएन। जानी, ये मैंने बता दिया था ना ऑलरेडी कि ईयर एंड के करीब करीब जीडीएन उठा के आप इंस्पेक्ट करेंगे। तो मैं ऑलरेडी बताया हुआ, इसमें क्या नीड है रिपीट करने की मेरी जान? ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका था। सही है, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना जानी, तू क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है? सही है, तो मैंने बताया था ऑलरेडी। ईओएम या कैम
में मेंशन नहीं करेंगे पेनल्टी को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैम क्या मतलब कोई ऐसा मसला होता है कि पेनल्टी भरी है, या फिर आपका ध्यान और आपका अटेंशन भी ज़्यादा लगना चाहिए? इसमें कौन सा ज़्यादा काम किया होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसमें कोई ज़्यादा काम किया होगा, या बस सिंपल पता है कि पेनल्टी है? तो क्यों ज़बरदस्ती आपने कैम और ईओएम देना है? इस पे तो हमने पूरा फेस्टिवल किया था। चलो ओके, अच्छा अब आगे सुने। हमने रेवेन्यू के प्रोसीजर सीखे थे, याद करना। और मैंने कहा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपकी कब होती है? जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटल कर लें। जल्दी बताओ, ऐसा है? ऐसा है? चलें ओके, हमने ये कहा कि भाई जब तक हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हो जाए। पर मैंने तुम्हें कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। प्लीज बताओ, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं? प्लीज लिख के बताओ। यस सर हो सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या किया था? सेल्स रिपोर्ट ली थी, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की थी, इसको जीएल से ट्रैक किया था। फिर आपने साल के करीब करीब के जीडीएन उठा के देखे थे और देखा था क्या उसकी सेल बुक हुई हुई है या नहीं हुई हुई। ये भी एक कंप्लीटनेस का प्रोसीजर था। जल्दी बताओ, ये भी एक कंप्लीटनेस का प्रोसीजर था कि आपने कहा सेल्स रिपोर्ट मेरी कंप्लीट है या नहीं है। एग्रीड। फिर मैंने कहा था रिसीवेबल से भी कैटर कर सकते हो कि बाद की सब्सिक्वेंट रिसीट देख लो, देखो वो क्या रिसीवेबल में बुक हुई हुई है, सेल्स रिपोर्ट में बुक हुई हुई है, नहीं हुई हुई है, वो भी हमने देख लिया था। ऐसा ही है। फिर हमने सीक्वेंस चेक की थी मिसिंग इनवॉइसेस को देखने के लिए, क्या कोई सीक्वेंसली नंबर मिस तो नहीं है। अगर मिस है तो देयर इज द लाइक्लीहुड कि वो सेल्स रिपोर्ट से गायब है, अनलेस के वो कैंसिल हो। ऐसा ही है, बात समझ आ रही है? अनलेस के वो कैंसिल हो गई, ये तो बात समझ आती है, ये हमने कर लिया था। अच्छा फिर मैंने आपको कहा था ये तो कंप्लीटनेस पे बात हो गई। फिर आपने इसी सेल्स रिपोर्ट में से मेरे बच्चों क्या पिक किया था? सैंपल पिक किया था इनवॉइसेस का। हाँ या ना में जवाब दो। सैंपल पिक किया था, सैंपल पिक किया था, इसी में से सैंपल सेलेक्ट किया था। अच्छा अभी सैंपल सेलेक्ट करके क्या बेवकूफ़ों की तरह इनवॉइस देखी थी, या आपने पहले इसका एग्रीमेंट इंस्पेक्ट किया था कि उसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जल्दी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट किया था कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को दोनों पे एलोकेट करना था। क्या आपने एलोकेशन भी चेक की थी? और एलोकेशन किस बेस पे हुई थी? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के बेस के ऊपर। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के बेस के ऊपर। जल्दी बताओ। और फिर आपने देखा था कि भाई अब मैं वाकई में जब देखूंगा कि यार मुझे सेल्स की अकरेंस देखनी है, अकरेंस मतलब सेल हुई या नहीं हुई, अकरेंस देखनी है, तो अकरेंस देखने के लिए मैं गया हर एक चीज के गुड डिस्पैच नोट को देखना। अगर मैंने कहा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो मैंने कहा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मुझे 2 जीडीएन चाहिए होंगे। क्या इस बात को मानते हो? 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मुझे कितने जीडीएन चाहिए होंगे? लिख के बताओ। 2 जीडीएन चाहिए होंगे। सर्विस होगी तो सर्विस डिलीवरी नोट चाहिए होगा, एसडीएन चाहिए होगा। तो मैं कहूंगा भाई सेल्स रिपोर्ट में जो जो चीजें आ रही हैं उसकी अकरेंस का सबूत ये होगा कि क्या वो वाकई में चीज मेरे पास से गई है या नहीं गई है, ये एक अकरेंस का सबूत दे रही होगी। तो वो अकरेंस के सबूत को देखने के लिए मैंने जीडीएन या एसडीएन देखना था। ऐसा है? हमने वेट किया था तब तक। ओके फिर हमने कहा यहां पे आ गए कि ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने ये देख लिया था कि भाई हमारा रेवेन्यू सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अब इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। सर ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी होगी सिर्फ? नहीं, देखो बात सुनो। जब आपने ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट की तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस देखने से आपको वैल्यूएशन एक्यूरेसी दोनों पता लग गई। एक्यूरेसी वैल्यूएशन साइमल्टेनियसली यूज होता है। जल्दी बताओ, एक्यूरेसी वैल्यूएशन दोनों वेरीफाई हो रहा है। भाई कॉन्ट्रैक्ट देखा ना तुमने, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस आ रही है ना, तो वो तो वेरीफाई हो रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं हो रहा ना, वो तो सही सही आ रही है, सामने सामने आ रही है आपके। क्लैरिटी है? वो तो वहां से वेरीफाई हो गया। अकरेंस किससे देख रहे हैं? जीडीएन से, कि गुड डिस्पैच नोट बनाया, बनाए नहीं बना, उससे अकरेंस टेस्ट हो रही है। एग्रीड? वैल्यूएशन असर्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से टेस्ट हो रही है। कंप्लीटनेस हम टेस्ट कर चुके हैं। ऐसा ही है भाई, बात समझ आती है जानी? जल्दी बताओ। ओके गुड। अब एक स्टेप इसको आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाज़ औक़ात किसी कंपनी के आप ऑडिट पे जाते हो ना, तो वो होती है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी वो अपने किसी कस्टमर के लिए ऑल टुगेदर घर बना रही होती है, प्रोजेक्ट बना रही होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, घर बना रही होती है, प्रोजेक्ट बना रही होती है। अच्छा अब होता क्या है कि IFRS 15 ये कहता है, IFRS 15 ये कहता है कि अगर आप एसेट
कंस्ट्रक्ट करें एट कस्टमर प्रीमिसेस कंट्रोल्ड बाय कस्टमर। तो रेवेन्यू बुक होगा ओवर द पीरियड। अब इस बात को समझना, तुम सबके लिए वापस से रिकैप दे रहा हूं। देखो, मैं अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन करता हूं और मैं अपनी खरीदी हुई लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बना रहा हूं और उसको बेचूंगा, तो पता है मैं रेवेन्यू कब बुक करूंगा? जब मैं बिल्डिंग बेच दूंगा पूरी बना के। तब तक मेरी इन्वेंट्री जमा होती रहेगी। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? ये पहली बात समझ आती है? प्लीज लिख के बताओ मेरे बच्चों, क्या पहली बात समझ आती है? पहली बात समझ आती है? पहली बात समझ आती है? अगर मैं अपनी परचेस की हुई लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाऊं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता रहूं, आखिर में जाके पोजेशन दूं, तो मैं कहूंगा मैं रेवेन्यू कब बुक करूंगा? आखिर में जाके, जिसको हम कहते हैं पॉइंट इन टाइम, एक वक्त के ऊपर। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं एट कस्टमर प्रीमिसेस कंट्रोल बाय द कस्टमर, रेवेन्यू बुक होगा ओवर द पीरियड। मैंने कहा अच्छा ये भी बता दो कि रेवेन्यू जब बुक होगा ओवर द पीरियड तो कैसे होगा? वो बोल रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेस के ऊपर। जितना काम हो जाएगा उतना रेवेन्यू बुक कर लोगे। एग्जामिनर यहां तक आज तक पहुंचा ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये पूछ नहीं सकता। इतना कंप्लीट, हाँ बिल्कुल ऐसा है, जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू बुक कर लूंगा। पहले मैं फिर बता रहा हूं, देखो एग्जामिनर ना यहां तक भी नहीं पहुंचा, ऊपर कितना डिटेल में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं। एग्जामिनर अगर यहां पहुंच गया ना, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पेपर में धज्जियां उड़ा देगा वो बच्चों की, क्योंकि ये FAR 2 का पार्ट है और तुम कैफ 8 दे रहे हो उसके बाद। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो यार वो रेवेन्यू में कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जरा टेक्निकलिटीज के एक्सपेक्ट से हर एक चीज को कवर करके चलते हैं कि अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट करने पहुंचा तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑडिट के रेवेन्यू में मैं कैसे वेरिफिकेशन करूंगा। पहले बताओ मेरा मकसद समझ आ रहा है? यानी इससे पहले जो आप कह रहे हैं सर वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी थी, ऐसा है? वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी थी, ऐसा है? जल्दी बताओ, वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी थी, ऐसा है? अच्छा, पर अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है? जल्दी बताओ। या वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है? सर वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऐसा है भाई? तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का रेवेन्यू मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कस्टमर के कंट्रोल्ड एसेट को बना रहा हूं, कस्टमर की कंट्रोल जगह पे बना रहा हूं, तो क्या वो उसके बेनिफिट साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहा है? यानी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने 2 माले बना दिए तो वो कहेगा 2 माले नहीं बनाए आपने। भाई मैं बोलूंगा 2 माले बना दिए, तुझे डिलीवर भी हो गए। पहले बताओ बात समझ आ रही है? मैं क्या कहूंगा? 2 माले बना दिए, तुझे डिलीवर भी हो गए। तो जब 2 माले बना दिए, तुझे डिलीवर भी हो गए, तो मेरी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो गई उस हद तक। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो इस केस में डू वी हैव टू वेट फॉर द टाइम टू कंप्लीट द बिल्डिंग, और जितनी कंप्लीट हो गई उतना रेवेन्यू बुक कर लूं? जल्दी बताओ। हाँ जी, जितनी कंप्लीट हो गई उतना रेवेन्यू बुक कर लो, ऐसा ही है? यस, जितनी कंप्लीट हो गई उतना रेवेन्यू बुक कर सकते। पहले बताओ सब अलाइंड हो गए? सब अलाइंड हो गए? सब अलाइंड हो गए? यस, चलें, ओके, सब अलाइंड हो गए यहां तक। अब हम ये कह रहे हैं कि जब लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें ये कहा जा रहा है कि आप मेक श्योर करें that the revenue or sales is recorded based on the stage of completion, यानी जितना काम कंप्लीट हो गया उतना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। पर ये एक ब्रॉडर वर्ड है। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे जरा देखते हैं। अच्छा, यूजुअली होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी की पूरी आ रही होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पूरी की पूरी आ रही होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब लेट्स से मैंने कहा कि पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ रही है 500 मिलियन, और मैंने कहा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट
जो इसकी है वो आ रही है 200 मिलियन। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपनी पूरा कितना कमाएगी? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंपनी पूरा कितना कमाएगी? जल्दी बताओ। 300 मिलियन। ऐसा है। अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा तो मेरी जान मेरे बच्चों एक एक करके मुझे बताना। अच्छा ये हो गया ओवरऑल। अच्छा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में सेल कितनी होगी? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में सेल कितनी होगी मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। 500 मिलियन की। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी? 200 मिलियन। अच्छा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में कमाऊंगा कितने? 300 मिलियन। पर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं तुमसे, मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का ये जो रेवेन्यू है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का जो ये रेवेन्यू है, मुझे जल्दी बताओ, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का जो ये रेवेन्यू है, क्या मैं आखिर में तीसरे साल के आखिर में जाके बुक करूं या आज बुक करूं या ओवर द पीरियड? हाँ जी, ओवर द पीरियड। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता रहेगा वैसे 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 मैं बुक करता रहूंगा। ऐसा ही है। चलें ओके। अब मैंने कहा ये हिसाब किताब होना है। सबसे पहले मैंने जैसे ही पहला साल गुजारा, जैसे ही पहला साल गुजारा, सही है, एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर वन, मुझे IFRS 15 ये कहता है कि देखो आपने कितना इनपुट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, इनपुट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा आप सुनना, मैंने कहा इनपुट किया मतलब वो बोल रहा देखो आपकी कॉस्ट टू डेट कितनी है। मैंने कहा अच्छा कॉस्ट टू डेट कितनी है? मैंने लगा दिया 50 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट कितनी थी जो लगनी है? 200 मिलियन। ये बताते हो कि कितना परसेंट आता है? 25%। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने 25% काम कर लिया, क्योंकि 25% तक की कॉस्ट इनपुट हो चुकी है। ऐसा है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं कि मैं ईयर वन में जो अकाउंटिंग करूंगा, जो ईयर वन में अकाउंटिंग करूंगा, क्या मैं इस 25% को 500 मिलियन पे लगा दूं? कितना आता है जानी? कितना आता है जानी? जल्दी बताओ। 125। आपने कहा सर सेल्स बुक कर लें 125 मिलियन की, सही है। अच्छा फिर मैंने कहा COGS। आप एक काम करें, इस 25% को लगाएं 200 मिलियन पे, कितना आता है? वही 50 मिलियन, वही 50 मिलियन। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 75 मिलियन। अच्छा अब एक बात सुकून से समझना, जब आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको तब भी ये सेल्स रिपोर्ट मिलेगी। क्या कहते हो? तब भी ये सेल्स रिपोर्ट मिलेगी? हाँ या ना में जवाब दो। तब भी ये सेल्स रिपोर्ट मिलेगी? यस मिलेगी, मिलेगी। पर उस सेल्स रिपोर्ट में रेवेन्यू कितने का बुक हुआ होगा? कितने का बुक हुआ होगा मेरी जान? 125 मिलियन का। 125 मिलियन का रेवेन्यू बुक हुआ होगा। अच्छा अब देखो खुद सोचो यार, अब एक बंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट करने गया तो उसने सेल्स रिपोर्ट ली, पर उसको बैकएंड पे पता होना चाहिए प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी के अंदर, कि इसका ये जो 125 मिलियन का रेवेन्यू है क्या सिंपल GDN से आया होगा या स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पे आया होगा? लिख के बताओ। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पे आया होगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे फिर ये वाली अमाउंट आ रही होगी। पहले बताओ अलाइनमेंट आ रही है? समझ आ रही है बात? अलाइनमेंट आ रही है? कैसे यहां पे सेल्स रिपोर्ट बनी होगी और फिर यही चीज यहां से उड़ के GL में गई होगी, यहां से उड़ के GL में गई होगी। ऐसा है? वेरी गुड यार, यहां से उड़ के GL में गई होगी। अच्छा चलें, अब मैकेनिज्म समझ आ गया। FAR 1 का हो, FAR 1 नहीं पढ़ा हो, इंटर फेल हो, कुछ भी हो, यहां तक पहुंच गया। सही है, सारे बच्चे साथ हो गए, सेम सब एक पेज पे कि भाई ये होता है वेरिफिकेशन में। चले सही है। अभी मैंने आपको
वेरिफिकेशन नहीं सिखाई, मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया है। ऐसा ही है। अब मैं आपको ना दिमाग खोलता हूँ, देखो मैं सोच सोच के कैसे आपको कनेक्ट करता हूँ एक एक चीज़ से। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से शुरू होती है, सुनना। मुझे लगता है अगर मुझे हाँ वो अभी आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये देखना हो कि ये सारी चीज़ें या ये 125 मिलियन का रेवेन्यू बिल्कुल सही है, तो आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, यानी मुझे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेरीफाई करनी है? ऐसा है, ये करनी पड़ेगी मुझे, जिस पे मैं परसेंटेज लगाऊंगा। ओके सर, पहला चीज़ ये करूंगा। दूसरा, मुझे स्टेज ऑफ कंप्लीशन वेरीफाई करना है, पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। मुझे कॉस्ट टू डेट वेरीफाई करनी है और टोटल कॉस्ट वेरीफाई करनी है। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट टू डेट वेरीफाई कर लूँ और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वेरीफाई कर लूँ, तो डिवाइड करके स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकता हूँ। अच्छा, फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन रेवेन्यू पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन रेवेन्यू पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या मुझे रेवेन्यू फॉर द पीरियड मिल जाएगा? रेवेन्यू फॉर द पीरियड मिल जाएगा? वेरी गुड सर, बिल्कुल मिलेगा। यस 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 यस, यही तो करना है। अच्छा, अब इसको वेरिफिकेशन के तरीके आपको क्या लगता है कि जब मैंने यही सेल्स रिपोर्ट उठाई होगी और इसी सेल्स रिपोर्ट में तो सैंपल सेलेक्ट किया होगा, ऐसा ही है, सैंपल सेलेक्ट किया होगा, सैंपल ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, तो सैंपल ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट करके क्या मैं लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर लूँ, कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ उससे सामने वाले से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दे, जल्दी दे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने, मान लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस आ रही होगी? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस आ रही होगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि मैं किस जगह पे ये एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आया कि उसकी जगह पे या अपनी जगह पे? ये भी तो देखना है, ओवर द पीरियड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ऐसा है? चलें, बेहतरीन। चलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आपको समझ आ गई, कहाँ से मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी। एग्री होते हो उस बात पे? कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी। दूसरा बात आती है अब सबसे पहले टोटल कॉस्ट की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम सामने वाले को तो कभी नहीं बताते ना कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? वैसे पूछता हूँ तुमसे, हाँ बताते हैं उसको कभी? जल्दी बताओ, बताते हैं उसको कभी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? प्लीज़ बताओ लिख के, क्यों मर गए हो, जल्दी बताओ। सामने वाले को नहीं बताते ना टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, अब मसला ये है, ये एक अंदाज़ा होता है, ऐसा है भाई, ये एक अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब सुने, जब मेरे बच्चों ये अंदाज़ा होता है, तो आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि इसमें हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑडिटर का ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। क्या ये कैम की तरफ जा सकता है? वेरी गुड यार, क्या ये कैम की तरफ जा सकता है? यस। एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा, यहाँ से उठा के पूछ लेगा कैम। ये आप, अच्छा, क्या कैम की कंडीशंस में ये था हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स? मतलब अगर आपको याद हो, मतलब मुझे नहीं पता, अगर आपको याद हो। सर पहले क्यों नहीं बताए थे? अब बता रहे हैं क्योंकि अब सीखे हो, अब उस लेवल पे आ चुके हो। सर लेकिन ये तो कॉस्ट जजमेंट है ना, इस पर कैम क्यों? अच्छा, तो इज़ इट वेरी इजी टू वेरीफाई? बेटा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इमार है, मैं इमार मेरे पास है ना क्लाइंट यहाँ पे, मुझे बताओ इमार क्या एक प्रोजेक्ट बनाता है? इमार एक प्रोजेक्ट बनाता है? हाँ, या यू नीड टू वेरीफाई फॉर इंटायर प्रोजेक्ट्स? जल्दी बता दो। मुआज कहते हैं फ्लैट मिला होगा। जी बेटा, आपको लेके जाऊंगा उसमें, फ्लैट में, बिल्कुल। अच्छा सुनो, सुनो, बात सुनो। देखो, मसला ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब मैं इमार जैसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करूंगा या किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो कहने का मतलब ये है, कहने का नहीं, वहाँ पे मुआज मैंने ये रखा हुआ चौकीदार है एक तुम्हारे लिए, उसको वो मतलब 5 साल से गाँव नहीं गया आपने, तो उसको नीड है किसी दोस्त की, तो आई थिंक यू विल बी द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू गो देयर। तुम सिर्फ पर्दे खोलना
और तुम्हें सामने सी व्यू दिखेगा, और जो पठान को व्यू दिखेगा वो अलग होगा। सही है, तो ये है। तो खैर आपको इमार के मज़े मिल जाएंगे एंड यू नो पठान को, आई बिलीव। चलें भाई, देखो हम तो अमीर लोग हैं ना, हम तो जाते ही नहीं हैं। अच्छा चलो सही है, तो सुनो प्लीज़ फोकस के साथ इधर। बट खैर है, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ देख, तुझे भी अमीर फील होगा और पठान को भी अमीर फील होगा कि मुआज गया है उसके पास, मतलब क्या ही बात है। चलें ओके। अच्छा अच्छा, वैसे मुआज एक बात सुन, ये तो देख ये वो खुश कैसा हो रहा है वो फरजान, खुश कैसा हो रहा है फरजान, तुमने देखा? आज उसकी बलाएं सारी तुमने ले ली हैं। चलो खैर, एनीवेज प्लीज़ सुनना, फोकस के साथ इधर चलें। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अब क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ हाँ अब बताओ मुझे, क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें कि देखो इस पे कैम क्यों आ सकता है जहाँ पे हाई एस्टीमेट्स एंड जजमेंट्स। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं इमार का ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन पे कैम आता है। क्योंकि तुम मुझे बताओ इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन ईजी है या कॉम्प्लेक्स है, जल्दी बताओ, ईजी है या कॉम्प्लेक्स है, जल्दी बताओ, ईजी है या कॉम्प्लेक्स है? सर कॉम्प्लेक्स है यार, कॉम्प्लेक्स है भाई, मतलब कॉम्प्लेक्स है। डज इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन? नॉट, आई एम आस्किंग यू, डज इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन और नॉट? यस, दिस कुड बी अ कैम एंड देयर इज अ कैम। ऐसा है? जल्दी बताओ ऐसा है? अच्छा अब सुनना, अब मुसीबत यह है कि मुझे ये टोटल कॉस्ट जो है ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को मैनिपुलेशन करनी हो, मैं टोटल कॉस्ट को कम कर लूँ, मानते हो इस बात को? टोटल एस्टिमेटेड अंदाज़ा है ना, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को कम कर लूँगा। तुमसे पूछता हूँ, अगर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कम हो गई तो क्या परसेंटेज कंप्लीशन ज़्यादा आएगी? हाँ या ना में जवाब दो। यस, ज़्यादा आएगी परसेंटेज। अच्छा ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, खैर हो गई, परसेंटेज ही तो है। अबे परसेंटेज ही तो है, क्या हो गया, जल्दी बताओ। सर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा यार। अच्छा रेवेन्यू तो फिक्स है यार, रेवेन्यू तो फिक्स है, रेवेन्यू तो फिक्स है ना, क्या मुसीबत है तुम्हें, रेवेन्यू तो फिक्स है, रेवेन्यू तो फिक्स है भाई। फॉर द ईयर गलत हो जाएगा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब देखो एग्जामिनर जब रिपोर्ट का सवाल बनाएगा तो उसमें ये डाल सकता है, हाँ रिपोर्ट के सवाल में डाल सकता है, बोलेगा अच्छा एक बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, रेवेन्यू इज फिक्स एंड द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट रेवेन्यू इज फिक्स, देयर इज नो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई कट ऑफ का मसला है ना, कट ऑफ का मसला है ना, इस साल रेवेन्यू ज़्यादा बुक कर रहे हो, क्या ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जुमरे में आ सकता है अगर तुम सोचो? अच्छा आप देखो फ्रॉड से लिंक करे भाई, तुम्हारा क्या बोलते हो, फ्रॉड से लिंक करता है तुम्हारा भाई, सुनो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऐसे आ सकता है ना कि आई थिंक मैनेजमेंट अननेसेसरीली एस्टिमेट्स को चेंज कर रही है, अननेसेसरीली एस्टिमेट्स को चेंज कर रही है अपने फेवर में। ऐसा है, चेंजिंग एस्टिमेट्स अननेसेसरीली, वहां पे लिखा हुआ था, एस्टिमेट्स को अननेसेसरीली चेंज कर रही है अपने फेवर में। अच्छा ये करने के लिए उसके पास क्या कोई इंसेंटिव है? यस, और अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है। वेरी गुड। अच्छा तो पहले बताओ क्या बात समझ आती है जानी, क्या बात समझ आती है, क्लैरिटी है? सर ये कट ऑफ कैसे होगा? कट ऑफ ऐसे होगा ना बेटा कि अगर आज मैंने परसेंटेज ज़्यादा कर ली तो मैं ज़्यादा रेवेन्यू आज बुक कर रहा हूँ, जबकि उसको ओवर द पीरियड आगे सालों में होना चाहिए था, तो कट ऑफ का मसला हो गया ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो रहा है। एग्रीड है? अच्छा अब सुनना, अब फोकस के साथ, जो मेन बात अभी आती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट रिस्क होता है, बिल्कुल ऐसा ही, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट रिस्क होता है फ्रॉड का। अब आगे सुनेंगे जानी, प्लीज़ फोकस के साथ। अच्छा अब मुसीबत ये है कि यार मुझे वेरीफाई करनी है इस कॉस्ट की एक्यूरेसी कि ये सही है या नहीं है, क्या अच्छा क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऐसे ही यूजुअल प्रोजेक्ट्स, जैसे इमाम ने अगर पहले एक टावर बनाया हुआ है तो वैसा ही टावर मैं अभी देख लूँ कितने का बनेगा, यानी कंपैरिजन कर सकता हूँ?
जल्दी बताओ। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिसेंटली कंप्लीटेड ऑफ अ सिमिलर नेचर। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिसेंटली कंप्लीटेड विद द न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा ही है, ताकि मैं रीजनेबलनेस को देख सकूं। हो सकता है ऐसा, क्या कहते हो? हाँ जी, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन विथ ओल्ड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, ऐसा है। अच्छा जी, चलें, एक तो ये बात हो गई। कॉस्ट की एस्टिमेशन चेंज करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो रिक्वायरमेंट है IAS 8 भी अप्लाई होगा, तो बेटा प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा ना, इसमें IAS 8 क्यों ला रहे हो भाई अरीब बीच में? मतलब ऐसे ही तुमसे सवाल है, हम तो अभी रेवेन्यू वेरीफाई कर रहे हैं ना, मतलब एस्टिमेट का चेंज है ना, वो तो प्रोस्पेक्टिव जाएगा, पर तुम्हें ये भी तो देखना है ना कि एस्टिमेट सही है या गलत। तुम तो पहले साल में बैठे हुए हो, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अभी पहले ये देख लो कि टोटल कॉस्ट सही है या नहीं है। अभी तो पहला ही साल है, पहला साल है कॉन्ट्रैक्ट का, तुम्हें वो वेरीफाई करना है, तुमने वो वेरीफाई नहीं किया, तुम कह रहे हो मैं एस्टिमेट चेंज कर लूँ। सही है, थोड़ा सवाल भाई क्या हो गया, हम रेवेन्यू वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। वो तो मुझे भी पता है कि वो ओवर द पीरियड जाएगा, प्रोस्पेक्टिव जाएगा। इसमें यहाँ पे ये सर अपीयर नहीं हुई राइटिंग, अभी देख लेते हैं, तो हो तो रही है। टू कंपेयर किससे करेंगे? अबे क्या कह रहा है भाई, कंपेयर किससे करेंगे मतलब क्या? अरे क्या हो गया बेटा, मतलब कौन सी सुल्फी लगाई है? कंपेयर हो सकते हैं फॉर अ रीजनेबल एस्टीमेट। अबे तो चसी ये, कि अभी मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ना कि आप कंपेयर करेंगे। अभी मैंने इतनी बड़ी एग्जांपल दी कि अगर इमार के 4 टावर्स बन रहे हैं, तो अगर एक टावर कंप्लीट हो चुका है सिमिलर नेचर का, सिमिलर प्रोजेक्ट का, क्या उसकी कॉस्ट की असेसमेंट तुम्हारे पास होगी? सवाल है भाई, सिमिलर प्रोजेक्ट की। भंगी कह रहा हो कि गॉट इट, तो अभी यही तो बताया था। चलो ओके, खैर। अच्छा, एक और सवाल आया है सर, लिटिल क्वेश्चन, रेवेन्यू पर प्रिज्यूम रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है ना, इवन इफ वी हैव एस्टेब्लिश रिलायंस ऑन द कंट्रोल एंड कंट्रोल्स आर अप्लाइड एडिक्वेटली। यस, इनहेरेंट रिस्क होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है करने की। पर आपने ये देखना होता है कि किस तरीके से ओवरराइड हो सकता है स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। क्लियर है? चलें ओके। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। मुझे एक बात बताओ सिर्फ समझने के लिए, तो कंपैरिजन हो गया, क्या मैं अपनी इंडस्ट्री नॉलेज के हिसाब से ये देख सकता हूँ कि मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ कितने पे कंप्लीट हुए? एक तो इसी की असेसमेंट हो गई ना कंपैरिजन के साथ। अगर मैं किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट करता हूँ, क्या वहाँ से मुझे रीजनेबलनेस पता लग सकती है? ऑलरेडी मैं ऑब्वियसली मैं वहाँ की चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, बट क्या उस नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, क्या उस नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ कि यार इतने में तो बन ही जाता है, ये क्या कर रहा है भाई, ये इतना तो कम क्यों लगाई हुई कॉस्ट ने? एग्रीड है? चलें, तीसरी चीज़ समझने के लिए, जो उसने कॉस्ट के एस्टीमेट लगाए होंगे, मैं तुम्हें सोचने का सलीका देता हूँ, फोकस होकर सुनना। उसने कॉस्ट के एस्टीमेट में लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब लगाया होगा, लेबर रॉ मटेरियल सब लगाया होगा। अच्छा, क्या तुम उस लेबर की आवर्स वर्क, देखो लेबर के आवर्स वर्क होंगे ना कि कितना काम करेगा वो, तो क्या मैं पिछले प्रोजेक्ट के आवर्स वर्क से कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ या ना में जवाब दो। पिछले प्रोजेक्ट के आवर्स वर्क से, एक तो टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन था, अब ये कंपोनेंट्स को वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसने जो मटेरियल लिया हुआ है वो भी पिछले कॉस्ट से, पिछले जो प्रोजेक्ट है उससे कंप्लीट कर सकता हूँ, बट हाँ, उस मटेरियल की प्राइस को, उस लेबर के रेट को क्या मैं करंट पेरोल से देख सकता हूँ? और मटेरियल की प्राइस को मार्केट से देख सकता हूँ, उसमें देख लूँ कितनी इन्फ्लेशन लगाई है, उसमें देख लूँ कितनी इन्फ्लेशन लगाई है, ऐसा है? यस। तो ये बात मुझे समझ आएगी कि ओवर द पीरियड उसने कैसे उसको बुक किया। चलो, सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें इतनी मुसीबत है, कैन यू गाइस अपॉइंट एन एक्सपर्ट? क्या कहते हो, एक्सपर्ट लगा सकते हो? हाँ जी, एक्सपर्ट लगा सकते हो। अच्छा, लॉयर लगाऊं यहाँ पे, लॉयर रेलेवेंट? अब तो तुमने किया हुआ है ना एक्सपर्ट का चैप्टर, लॉयर बता दो भाई। टैक्स वाला बंदा,
एक्चुअली लगाऊं? नहीं तो फिर कौन? इंजीनियर, वेरी गुड, रेलेवेंट, इंजीनियर, एक्सपर्ट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट। अच्छा, वैल्यूएशन एक्सपर्ट जो प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू करता है, प्लांट एंड मशीनरी वाला? नहीं, तो वो मैं वैसे ही पूछता हूँ तुमसे रिवीजन के लिए, तो वो एक्सपर्ट नहीं है? नहीं, उसको एक्सपर्ट नहीं है? हाँ जी, एक्सपर्ट नहीं है वो एक्सपर्ट नहीं है, वो भी तो इंजीनियर है ना भाई, उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है ना यार, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, रेलेवेंट फील्ड का बंदा। यस, तो मुझे बताओ क्या हम फिर सिविल इंजीनियर या ऐसा टाइप कोई बंदा लाएं जिसके पास वाकई एक आर्किटेक्ट हो? अच्छा वैसे बताओ, आर्किटेक्ट हो उसको लगा सकते हैं? हाँ जी, ऐसा है, जल्दी बताओ, आर्किटेक्ट हो सकता है? यस, अप्रूव्ड हो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी चेक कर सको, ऐसा है? कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी चेक कर सको, क्या उसको ऑब्जेक्टिव होना भी ज़रूरी है, यानी क्या उसका इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है? इफ़ आई कैन से, क्या उसका इंडिपेंडेंट? पर अगेन याद करो, सारे एक्सपर्ट के चैप्टर में ये बातें बताई हुई हैं कि आप, क्योंकि अब तो देखो खुल के बात हो सकती है ना, क्योंकि तो सीख लिया। अच्छा सुनो, क्या ये बात भी आपको समझ आती है, एक्सपर्ट की नीड तब आती है जब मैं खुद उसको वेरीफाई ना कर पाऊँ। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि क्या मैं खुद अपने तरीके से वेरीफाई कर सकता हूँ। इफ़ यस, देन आपको एक्सपर्ट को हायर करने की कोई नीड नहीं है। ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है? यस, तो पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? लॉजिकल बात समझ आती है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, उसको रीड करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पेक्ट करें ओवरऑल सेल्स अमाउंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ओवरऑल सेल्स अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट से देख सकता हूं? हाँ जी, जल्दी बताओ, ऐसा है? ओके, ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड assess its reasonableness by comparing with the other projects completed recently on the prior years। ये बात की हमने, ये बात की हमने, जल्दी बताओ, यही बात की अभी? हाँ जी, ओके, इंस्पेक्टिंग सब्सिक्वेंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, मैं क्या देख सकता हूं बाद में एक्चुअल कितने एक्सपेंडिचर हुए, यानी सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, एक रीजनेबलनेस को देखने के लिए कि क्या वाकई इतने खर्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे जो बोले? अच्छा, असेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट सच एस लेबर, ओवरहेड्स एंड मटेरियल। क्या ये मैंने बात की अभी? एलिमेंट्स की बात की, लेबर देख लो, ओवरहेड्स देख लो और मटेरियल देख लो। अच्छा, कंसिडर अपॉइंटिंग एक्सपर्ट फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द रीजनेबलनेस ऑफ द कॉस्ट, ऐसा ही है? अच्छा, मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लिखी भी नहीं है बट आई मे ट्राई टू राइट इट। इसको नीचे कर लेते हैं, ये भी नीचे ले आते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक और चीज़। कंपेयर हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स ऑफ द मैनेजमेंट विद द एक्चुअल। टू चेक प्रिसिशन। अच्छा, ये भी एक ऐसा तरीका है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ यार। मैनेजमेंट पिछले सालों में, हाँ बजट वाला पॉइंट, बजट वर्सेस एक्चुअल। मुझे एक बात बताओ, अगर पिछले सालों में या पिछले सालों तक मैनेजमेंट जो बजट करती है उससे एक्चुअल भला डेविएट होता है, आपका रिस्क कम हो जाएगा? आपका रिस्क कम हो जाएगा? हाँ भाईजान, आपका रिस्क कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? तो आई थिंक आपने फिर इस एरिया पे ज़्यादा, यानी आप ये जो प्रोसीजर कर रहे हो ये यही कर रहे हो ना, देखने के लिए कि मैनेजमेंट हिस्टोरिकली अंदाजे सही लगाती आई हुई है। अगर हिस्टोरिकली सही नहीं लगाए तो इसमें क्या मतलब कन्फ्यूजन है, कि इसमें क्या सच्चाई है कि इस बार नहीं होगा? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है जानी? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो प्रिसिशन भी देख लो कि किस तरीके से वो करते आए हैं आज तक यार। चलें, ओके, अब फोकस के साथ इधर आते हैं, अभी मेन चीज़। आई बिलीव कि सर हमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट तो समझ आ गई कैसे वेरीफाई करनी है, सेल्स भी समझ आ गई कैसे वेरीफाई करनी है। क्या रह गया भाईजान, क्या रह गया? क्या रह गया जानी?
प्रॉफिट नहीं भंगी, कॉस्ट टू डेट। चर्सी प्रॉफिट तो रेजिडुअल होता है, कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट आज तक कितनी कॉस्ट लगी है, नहीं नहीं हाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, बट फिलहाल क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट टू डेट चाहिए ना। ओके अब मैं तुमसे पूछता हूं, मैं करूंगा ये, चलो गेम यहां सीखते हैं। अच्छा कॉस्ट टू डेट का मतलब ये है कि ये एक लेजर होगा जहां पे कॉस्ट पार्क हो रही है। हाँ जी, कॉस्ट टू डेट का मतलब ये एक लेजर होगा जहां पे कॉस्ट पार्क हो रही है, ऐसा है। यानी कॉस्ट पार्क होने का मतलब समझते हो सर, कॉस्ट पार्क होने का मतलब ये है इन्वेंट्री या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट हुई होगी और कैश क्रेडिट हुआ होगा, ऐसा है। इन्वेंट्री या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट हुई होगी या कैश क्या हुआ होगा, जल्दी बताओ, क्रेडिट हुआ होगा, ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा है जानी। ओके इधर अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां पे मल्टीपल लेबर कॉस्ट जारी होगी, अलग 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 बंदों की? हाँ जी, अच्छा यहां पे क्या अलग अलग बंदों की कॉस्ट के बाद मटेरियल आ रहा होगा, जो जो मटेरियल खरीदा वो यहाँ पे डेबिट किया, जो जो मटेरियल खरीदा वो यहाँ पे डेबिट किया, ऐसा है, ऐसा है। ये इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, ये इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है, सारे खर्चे यहाँ जमा होते जा रहे हैं। अच्छा इसको सीओजीएस में कब ट्रांसफर करूंगा, जब रेवेन्यू बुक करूंगा, ऐसा है। इसको सीओजीएस में कब ट्रांसफर करूंगा, जल्दी बताओ, जब रेवेन्यू बुक करूंगा। अच्छा अब इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी के अंदर हम डालते हैं सर ओवरहेड्स, ऐसा ही है। अच्छा ओवरहेड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारे पास किसी मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं नोट करूं तो कॉस्ट टू डेट में पार्क हो रही होंगी, ये कॉस्ट टू डेट में पार्क हो रही होंगी। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा अब ये इतनी सारी कॉस्ट होंगी, इतनी सारी कॉस्ट होंगी कि तुम्हारी सोच जिंदगी निकल जाएगी। क्या मैं इसमें से, इसमें से और इसमें से सैंपल सेलेक्ट करूं? हाँ जी, अच्छा सैंपल सेलेक्ट करूं और ये देखूं कि जो लेबर है उसके आर्ली हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से उसको कितने पैसे पे हुए, देख सकता हूं जो भी लेबर में सैंपल में आया, ऐसा है। चलें वेरी गुड। और फिर ये जो मटेरियल है, मटेरियल के लिए लेट से एक XYZ मटेरियल डेबिट हुआ है, क्या उसकी इनवॉइस, क्या उसका परचेज ऑर्डर, क्या मैं ऑल टुगेदर उसी का रेलेवेंट GRN देख सकता हूँ? GRN ऐसा है, जल्दी बताओ हाँ या ना में जवाब दो। ओके यहाँ पे मैंने तुम्हें किया एक कंफ्यूजन थिंग, प्लीज सुनना। GRN का मतलब ये है, नहीं 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, GRN तो सही है ना, मतलब GRN ही बनेगा ना, पहले तो घुट जाते हैं। पर एक चीज़ सुनना, नहीं समझ आया तो रिपीट करा लेना। मेरे वेयर हाउस के अंदर तो इन्वेंट्री ऑलरेडी होगी ना, मेरे नहीं 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 एक मिनट सुनो, मेरे वेयर हाउस के अंदर तो इन्वेंट्री ऑलरेडी होगी ना, उसके वक्त बना होगा GRN। ये तुम लोगों को नहीं पता, सिखाता हूँ सुनना भाई, मेरे वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री तो होगी ना, तब बना होगा GRN, ऐसा ही है। होता क्या है, होता क्या है, जब मैं प्लीज सुनना, यूज नहीं हुई नॉट श्योर बाय GRN, नहीं नहीं अभी सुनना, एक मिनट सुनो इधर। देखो GRN तो तब बनती है जब मैं इन्वेंट्री लेके आऊं। क्या ये
मैं ये कह सकता हूँ मेरे वेयर हाउस से मटेरियल इशू हो रहा है, गुड इशू हो रहे हैं, गुड इशू हो रहे हैं। तो होता ये है कि जब कंपनीज प्रोजेक्ट बना रही होती हैं तो वेयर हाउस इशू करता है गुड इशुएंस नोट। अच्छा, गुड इशुएंस नोट की एंट्री ये बनती है, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट हो जाती है। पहले बताओ कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? इन्वेंट्री चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट हो जाती है। अभी भी एसेट ही है, एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रेवेन्यू में कब कन्वर्ट होगी, मतलब सीओजीएस में कब कन्वर्ट होगी? बेसिकली जब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। अब इसके बाद क्या एंट्री बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट और डेबिट क्या करूंगा? प्लीज लिख के बताते हो, डेबिट क्या करूंगा? सीओजीएस डेबिट। वेरी गुड। तो अच्छा, वैसे तो सर हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करके सीओजीएस बनाते हैं। ओ भाई, यहाँ पे इन्वेंट्री को क्रेडिट किया तो क्या इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई या कॉन्ट्रैक्ट में लगती गई? जल्दी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट में लगती गई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में लगती गई अगर, तो हम वेट करेंगे रेवेन्यू बुक होने का। यही तो वेरीफाई कर रहा हूं, यही तो वेरीफाई कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो पता है क्लाइंट ने, प्लीज सुनना, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट क्या होगा? अच्छा, इस लेजर के अंदर मैं आपसे पूछता हूं, इस लेजर के अंदर ये क्या सारे डेबिट आ रहे होंगे? क्या ये सारे डेबिट आ रहे होंगे? ये डेबिट बैलेंसेस होंगे, डेबिट 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 हुए जा रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसा है मेरे बच्चों? अच्छा, फिर एक क्रेडिट की एंट्री पड़ेगी जो सबको रिवर्स करके सीओजीएस में ले जाएगी। एक क्रेडिट की एंट्री पड़ेगी जो इन सबको रिवर्स करके सीओजीएस में ले जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का जीएल क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का जनरल लेजर क्या हो जाएगा? लिख के बताओ। जीरो हो जाएगा। पहले बताओ मैकेनिज्म समझ आया मेरे भाइयों? जल्दी बताओ, मैकेनिज्म समझ आया? प्रॉपर डिटेलिंग कर रहा हूं, प्रॉपर डिटेलिंग के सोचने का सलीका डिलीवर हो। तो आपका मकसद इसमें दो चीजें हैं, एक तो कॉस्ट टू डेट को वेरीफाई करना जो यहां पे आते गए, वेरी गुड, कॉस्ट टू डेट को वेरीफाई करना जो यहां पे आगे गए जो डेबिट हो रहे हैं, और फिर जब इसको सीओजीएस में क्रेडिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट और सीओजीएस डेबिट। तो सीओजीएस के मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे ना, उसमें लेबर भी होगा, मटेरियल भी होगा और ओवरहेड्स भी होंगे। पहले बताओ, बात समझ आती है? यस। तो क्या यह फरजान सही कह रहा है कि सर जो सीओजीएस की एंट्री है वो साल के आखिर में एक ही साथ बनती है जब मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेता हूं? जितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हुई होती है सब रिवर्स होकर सीओजीएस में चली जाती है। हाँ जी। पर क्या मुझे मेरे बच्चों पहले इसके डेबिट्स को वेरीफाई करना है? हाँ या ना में जवाब दो। पहले इसके डेबिट्स को वेरीफाई करना है? प्लीज बताओ जानी। पहले इसके डेबिट्स को वेरीफाई करना है? जी सर, बिल्कुल इसके डेबिट्स को वेरीफाई करना है, बिल्कुल इसके डेबिट्स को वेरीफाई करना है। अच्छा, फिर जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लूंगा तो क्या इसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि कितना मुझे सीओजीएस में फेंकना है? वो उसका क्रेडिट भी वेरीफाई, यानी इसी जीएल में तुम डेबिट भी वेरीफाई कर रहे हो, इसी जीएल में तुम क्रेडिट भी वेरीफाई कर रहे हो। ऐसा है जानी? तो मुझे एक बात बताते हो, अगर तुमने बता दिया मजा आ जाएगा, फिर जो इन्वेंट्री परचेज होती है वो कहां वेरीफाई की? इन्वेंट्री जो परचेज होती है वो कहां वेरीफाई की? जो इन्वेंट्री खरीदते हैं वो कहां वेरीफाई हुई है भाई? सर वो तो इन्वेंट्री वाले ने की होगी ना, जो इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहा है। नहीं 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 जानी, एक मिनट भाईजान, वो इन्वेंट्री में याद नहीं, इन्वेंट्री साइकिल नहीं की? इन्वेंट्री में की थी ना कि सैंपल सेलेक्ट किया था परचेजेस का। ऐसा है? तो वो तो वहां हो गई थी, वो तो इन्वेंट्री वाला बंदा करेगा। अच्छा, हम क्या इन्वेंट्री की एडिशन को वेरीफाई कर रहे हैं या इन्वेंट्री की इशुएंस टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को? इशुएंस को। तो ये बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पता होता यार, पता नहीं क्या कर कहते भाई। देखो प्रोसेस अलग है। पहले बताओ कहानी समझ आई? कहानी समझ आती है जानी? तभी मैंने कहा था आज की क्लास बड़ी टेक्निकल होगी, और आई होप आपके दिमाग में ये फिक्स हो गई है बात कि कैसे चीजें घूम रही हैं। डायरेक्शनल टेस्टिंग, यस, डायरेक्शनल टेस्टिंग, डायरेक्शनल के सही तरीके से मुझे सबूत मिलेगा, डायरेक्ट एविडेंस, रेलेवेंट एविडेंस। चलें, ओके। अच्छा, अब जरा हम इसको रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ कॉस्ट इंकर्ड टू डेट एंड वाउच देम
टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज लेबर कॉस्ट पेड देख सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब दो, लेबर कॉस्ट पेड देख सकता हूँ। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड बाय इंस्पेक्टिंग गुड इशुएंस नोट्स और परचेज इनवॉइसेस, हाँ भाई गुड इशुएंस नोट देखूंगा। ओके, assess the reasonableness of the overheads by assessing its nature to conclude that they are directly attributable or not। मुझे एक बात बताओ भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर अलग है और वो किसी और प्रोजेक्ट पे चल रहा है, क्या उसकी कॉस्ट यहां एलोकेट हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है, सीएफओ की सैलरी प्रोजेक्ट पे एलोकेट हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, मतलब रेलेवेंस की बात हो रही है ना कि रीजनेबलनेस ऑफ द ओवरहेड्स, कि भाई जो ओवरहेड्स है मेरे, क्या वो सही है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज सुने, मैंने जो है, अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर की होगी, यस होगी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वहां की इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वहां की इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो चार प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, क्या वहां की इलेक्ट्रिसिटी चारों प्रोजेक्ट पे एलोकेट होगी? हाँ जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ऐसा है, बात समझ आ रही है? तो पहले ये भी तो देखना है ना कि एलोकेट होगी। तो यहां पे जो कॉस्ट टू डेट के लेजर में आ रही होगी, ये टोटल आ रही होगी, एलोकेटेड आ रही होगी? प्लीज लिख के बताते हो, ये टोटल आ रही होगी, एलोकेटेड आ रही होगी? यहां पे एलोकेटेड आ रही होगी। वेरी गुड यार, यहां पे एलोकेटेड आ रही होगी। सब कुछ कराने के बाद यहां पहुंचे होगे। एग्रीड है? अच्छा, अब सुनो भाई, वो तो टोटल हो गया ना, पर यही चीज जो आपने टोटल देखी, एलोकेशन के बेसिस भी होने चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन आवर्स वर्क के ऊपर एलोकेट हो रहे हैं तो रीजनेबल बेसिस है ना, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी उठाई, पहले तो देखा क्या वो एलोकेबल है या नहीं है, फिर एलोकेशन के बेसिस भी तो देखो ना, क्या वो सही है या नहीं है। पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आता है? पहले तो देखा कि एलोकेट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दूसरा देख रहे हो कि एलोकेशन के बेसिस एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि अगर एलोकेशन के बेसिस गलत हुए तो मेरे ख्याल से आपका ऑल टुगेदर ये कॉस्ट टू डेट का जो लेजर है वो गलत हो जाएगा। पहले बताओ, बात समझ आती है? क्योंकि वो कुछ इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में गिरा होगा, कुछ किसी और कॉन्ट्रैक्ट में गिरा होगा। तो दो बातें हैं, पहले जल्दी बताओ, क्या पहले आपने ओवरहेड्स की एप्रोप्रिएटनेस को देखना है कि ओवरहेड्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है? सर जवाब आता है यस। दूसरा आप ये कहेंगे कि सर मुझे ओवरहेड्स की एप्रोप्रिएटनेस तो एक बात हो गई, दूसरी चीज मुझे ये देखनी है कि क्या ऑल टुगेदर वो एलोकेट सही बेसिस पे हुआ है या नहीं हुआ। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी जो है, अब देखो अलग अलग तो मेरे पास नहीं लगा हुआ ना, पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मैं बांट दूं जितने लोग काम कर रहे थे वहां पे? नहीं, ऐसा है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को बांट दूं जितने लोग काम कर रहे थे उनके आवर्स के बेसिस पे? यस, ये दिस इज रिलायबल। अब सही है, बेसिस रीजनेबल है। अच्छा, एक और चीज, डेप्रिसिएशन है, यानी एक मशीनरी है, क्या एक मशीनरी 3 प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है? मैं तुमसे पूछता हूं, एक मशीनरी 3 प्रोजेक्ट में, 4 प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आइडियली प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ऐसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। पर अब हम कहेंगे नहीं, पहले उसको इन्वेंट्री का पार्ट बनाओ, कॉस्ट टू डेट का पार्ट बनाओ, सीओजीएस में जाएगा एक्सपेंस में, सीओजीएस में अलग अलग प्रोजेक्ट में लग के। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं, उसने क्या किया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी कैरिंग अमाउंट को उठाया, उस पर डेप्रिसिएशन को एलोकेट कर दिया। क्या ये सही मेथोडोलॉजी है? नहीं, समझ नहीं आ रही है सर, क्या ये सही मेथोडोलॉजी है? नहीं, सुन के ही लग रहा नहीं है। अच्छा, बट हाँ, मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला और मैंने कहा जितनी मशीन जिस जगह जितने घंटे चली उस पर एलोकेट करूंगा। अब सही है? यस, अब सही है। तो पहले बताओ, पहले तो ओवरहेड्स को कंक्लूड किया कि रीजनेबल है या नहीं है,
आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे, और फिर हम ये देख रहे हैं क्या बेसिस जो है एलोकेशन की वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ जी, जल्दी बताओ। अच्छा, जब अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, तो क्या अब मैं कॉस्ट टू डेट और टोटल कॉस्ट को वेरीफाई कर चुका हूँ? कॉस्ट टू डेट और टोटल कॉस्ट को वेरीफाई कर चुका हूँ। हाँ जी, क्या अब हम ये लिखेंगे recalculate the stage of completion by dividing cost to date with total estimated cost of the contract? अच्छा, ये बात मैं शुरू में लिख सकता था? नहीं, पहले क्या किया, सब वेरीफाई किया, और सब वेरीफाई करने के बाद, सब वेरीफाई करने के बाद मैंने फिर ये वेरीफाई किया। अच्छा, फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बाद मल्टीप्लाई स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज with the total revenue to check the amount of revenue to be booked and trace it to the sales report? हाँ भाई, यही किया, रेवेन्यू रिपोर्ट से मैच किया, रेवेन्यू रिपोर्ट से मैच किया। यही मकसद था कि जीएल में सही गिर रही है नहीं गिर रही, ऐसा है? अच्छा, अब मुझे बताओ, इसका तो रिसीवेबल भी बुक होगा, इसका तो रिसीवेबल भी बुक होगा, वो कहाँ वेरीफाई करेंगे फिर? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीवेबल भी तो होगा ना। अब रिसीवेबल रिकवर हुआ नहीं हुआ, उसकी एजिंग वेजिंग सब वो रिसीवेबल में था। यस, पर अब एक बात सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे मिस करते हैं। हाँ, प्लीज सुनना। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये है एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है, ऐसा ही है, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो आप जब सेल्स रेवेन्यू रिपोर्ट को वेरीफाई कर रहे हो ना, तो उसका रिसीवेबल भी देख लेना कॉरेस्पॉन्डिंगली कि रिसीवेबल में यही बुक हुआ या नहीं हुआ। पर हाँ, इसकी रिकवरेबिलिटी एजेड पे वो रिसीवेबल में कवर हो जाएगी। यस, IFRS 15 भी आज तक ICAP ने नहीं पूछा, तो हमने वही डेफिनेटली कवर किया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। पहले बताओ जानी बच्चों, बात समझ आती है? बात समझ आती है? ये रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ऐसी मल्टीपल जो जो वेरीफाई करोगे उसके दोनों लेग्स देखोगे, क्रेडिट भी देखोगे, डेबिट भी देखोगे। क्लियर है? इसी अमाउंट से होना चाहिए ना डेबिट भी, ऐसा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो रिसीवेबल होगा, सही है, ये इसमें एक चीज़ और प्लस हो जाएगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो हमने यहाँ पे रेवेन्यू निकाला था 125 मिलियन का, 125 मिलियन को इंटू 1.17 करते हो, 125 मिलियन को 1.17, 125 मिलियन को 1.17 करते हो प्लीज बच्चों, चलिए बता दो यार। 146.5, 146.25, ये आ गया। अच्छा, सेल्स आ गई 125 मिलियन की, और फिर ये आ गया सेल्स टैक्स पेएबल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है जानी? इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है जानी? 21.25। अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कुछ ये होनी चाहिए कि आपकी पहले आनी चाहिए ग्रॉस सेल्स 146.25, उसमें से आप लेस कर दें सेल्स टैक्स 21.25, और अगर कोई आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो भी लेस कर दें, तो आपका नेट रेवेन्यू कितना आ गया?
125। ये हो गई हमारे पास प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो क्या हम ये प्रोसीजर लिख सकते हैं, वी विल इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर्स मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। क्या ऐसा है, क्या ये लिख सकते हैं, वी विल इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर। नेट सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न नहीं आती बेटा, ऊपर आ जाएगी ना, ऊपर ग्रॉस सेल्स, सेल्स टैक्स, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न सब ऊपर आएगा, सब ऊपर आएगा। ऐसा है। अच्छा, पर ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिखाया इसमें सेल्स रिटर्न का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम तो उसी की जगह पे बना रहे हैं। ऐसा ही है। हाँ, अनलेस के सेल्स ही रिवर्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, वो अलग बात है। सही है, ये बात समझ आती है जानी, क्लैरिटी है। ओके ओके, सही है। पहले बताओ रेवेन्यू वाला मामला समझ आता है ये वाला, जल्दी से बताओ जानी, क्लैरिटी है। यानी हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पक्के हो गए कि उसको लिखना कैसे, वेरीफाई कैसे करना है, एक एक चीज़ लिंक कर दी है मैंने। चलें अब इसके आगे, ये तो खैर वो लिखा हुआ है सारा जो तुम्हारी बुक के अंदर भी, मैंने इससे बहुत ज़्यादा डिटेल करवाया तुम्हें। अब इधर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ये 10 मिनट में हो जाएगा क्योंकि हमने रिसीवेबल पे इतना टाइम लगाया हुआ है, तो तुम खुद बता दोगे, प्लीज़ सुनना मेरी बात। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ट्रेड पेबल मेरा आ रहा है ये वाला, क्या ये किसी एक पार्टी के अगेंस्ट होगा या मल्टीपल सप्लायर के अगेंस्ट? मल्टीपल सप्लायर्स के अगेंस्ट है, ऐसा ही है। सबसे पहले मेरा काम ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले मेरा काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे लिस्ट ऑफ सप्लायर ऑब्टेन करूँ? ऐसा ही है। और उस लिस्ट ऑफ सप्लायर में मैं टेक्निकली मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूं और ट्रेस करूं टोटल टू GL/FS। क्या कहते हो, ये कंप्लीटनेस हो गई। अच्छा अब तुम ही मुझे बताओगे, तुम ही मुझे बताओगे, दूसरा, क्या मैं करंट ईयर लिस्ट को प्रायर ईयर लिस्ट से कंपेयर कर सकता हूं कि जो यूजुअल मेरे सप्लायर्स होते हैं वो क्यों नहीं आ रहे? वेरी गुड मुस्तफ़ा, वेरी गुड, वो क्यों नहीं आ रहे? ये भी कंप्लीटनेस के लिए हो गया। अच्छा ये दोनों प्रोसीजर हमने रिसीवेबल में भी किए थे, पर ये उसका वाइस वर्सा है, ऐसा ही है। वेरी गुड शेख, वेरी गुड। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, हाँ भाई, एंड सेलेक्ट a random payment and trace it back to, हाँ भाई, ट्रेस इट बैक टू, क्या करेंगे? ट्रेस इट बैक टू क्या करेंगे? रैंडम पेमेंट सेलेक्ट की और ट्रेस इट बैक टू क्या करेंगे? सप्लायर की लिस्टिंग या जीएल से। अच्छा जीएल में भी जो सप्लायर की लिस्टिंग होती है इनवॉइस वाइज होती है ना, कि इस सप्लायर की ये इनवॉइसेज हैं जो पेबल हैं, पेबल है, पेबल है, पेबल है, ऐसा ही है। तो मैं देख लूँगा कौन सी इनवॉइस सेटल हुई है। ऐसा है भाई, ऐसा है। चलो ओके, ये भी बात समझ आती है, ये भी बात समझ आती है, ये तो हो गया हिसाब किताब यहाँ तक। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं, होता क्या है जब तुम किसी से माल खरीदते हो ना, तो वो अपनी फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो अपनी सप्लायर स्टेटमेंट भेजता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं स्माइल। अच्छा मुझे बताओ, जिससे तुम माल खरीदते हो क्या वो तुम्हें मंथली स्टेटमेंट भेज सकता है कि तुझे ये इनवॉइसेस क्लियर करनी है, जिसको हम कहते हैं सप्लायर स्टेटमेंट? देखो कुछ इस तरीके से दिखेगी वो, ये रही कि अनस भाई कह रहे हैं कि 1.3 मिलियन उसे लेने हमसे,
जुलेखा कह रही है कि उसको इतने पैसे लेने, कुतुबुद्दीन कह रहे हैं उसको इतने पैसे लेने, सलमा कह रही है उसको इतने पैसे लेने। क्या उसने इनवॉइस वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है? हाँ या ना में जवाब दो। इसको हम कहते हैं सप्लायर स्टेटमेंट्स। हाँ भाई, तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑल टुगेदर, क्या हम ये कह सकते हैं ऑल टुगेदर कि हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट्स and match it with the balance appearing in, हाँ भाई कहाँ अपीयर हो रहा होगा बैलेंस, जीएल या सप्लायर लिस्टिंग। यानी हमने, प्लीज सुनना, हमने ऑल टुगेदर एक लिस्टिंग बनाई हुई है, तो हमने कहा यार सप्लायर जो खुद भेज रहा है इसको स्टेटमेंट, वो तो थर्ड पार्टी है ना, हाँ या नहीं जल्दी बताओ, थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी है ना। तो थर्ड पार्टी अगर मुझे खुद सप्लायर की अपनी लिस्टिंग भेज रही है कि मुझे ये इनवॉइसेस तुम्हें देनी है, तो क्या मैं वो सैंपल बेसिस पे उठा के यहाँ पे आ सकता हूँ? यानी आउटसाइड द रिकॉर्ड से रिकॉर्ड में आ रहा हूँ। जल्दी बताओ, क्या कंप्लीटनेस के प्रोसीजर समझ आते हैं? जल्दी बताओ, क्या कंप्लीटनेस के प्रोसीजर समझ आते हैं कि ये हमने कंप्लीटनेस पे काम किया ऑल टुगेदर किसकी, ट्रेड पेबल की। बेहतरीन। अच्छा अब सुनना, इसके आगे प्लीज सुनना फोकस के साथ। थर्ड पार्टी अपनी लिस्ट क्यों देगी? अच्छा अरे वेरी गुड यार, मतलब मैं किसी को अगर माल बेच रहा हूं तो मैं थर्ड पार्टी हूं और मैं उसको नहीं बोलूंगा कि तुझे इतने इतने पैसे देने। कैसी फजूल बातें कर रहा है अरे, मतलब यार क्या हो गया? रिमाइंडर होता है वो कि भाई ये 10 इनवॉइसेस ने तुम्हें देनी है। तो हर सप्लायर जो हमें माल बेचता है वो अपनी रिकवरी के लिए बार बार रिमाइंडर बेचता है कि भाई ये 5 इनवॉइसेस है तुम्हें भी देना बाकी है। तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो सप्लायर लिस्टिंग देता है अपनी पूरी। ऐसा है? बात समझ आती है भाई? छोटी सुल्फी हाँ या नहीं जल्दी बता दे। अच्छा ओके, ये तो हो गई ऑलरेडी ऑब्वियसली। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हो गई सप्लायर स्टेटमेंट्स, कि सप्लायर अपनी स्टेटमेंट भेजा है। अच्छा अब जब तुम कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई, तो क्या तुम इन चौरंगियों में से क्या सैंपल पे कंफर्मेशन सेंड करोगे? जल्दी बताओ, सैंपल पे कंफर्मेशन भेजोगे? अच्छा सैंपल पे कंफर्मेशन जब भेजोगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स इवेल्युएट करोगे? इवेल्युएट द रिस्पॉन्सेस ऑफ द कंफर्मेशन। अब वही वाली बात, या तो रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अबे रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। सर रिमाइंडर भेजेंगे, रिमाइंडर भेजेंगे, वेरी गुड। अच्छा फिर सुनो, अगर रिप्लाई आ गया तो मैच हो गया, तो अगर रिप्लाई आ गया मैच हो गया तो कुछ नहीं, नो वर्क, गुड हो गया, चलें ओके बेहतरीन। अच्छा अगर रिप्लाई नहीं आया तो रिमाइंडर दे दिया। अच्छा रिप्लाई नहीं आया तो मुझे अगर ये बात करूं, जैसे अनस आ रहा है यहाँ पे, अनस इसका रिप्लाई नहीं आया, सही है, यहाँ पे लिखते हैं नॉट रिप्लाइड, सही है। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करेंगे, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा सब्सिक्वेंट क्लियरेंस इसकी चेक करेंगे अनस की, कितनी इनवॉइसेस की? 3 इनवॉइसेस की, सबकी। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं इसकी ये इनवॉइस क्लियर हो गई। अब क्या करें? एक रह गई, एक रह गई भाई। इनवॉइस टेस्टिंग करेंगे इसकी, हाँ जी, इनवॉइस टेस्टिंग करेंगे इसकी। अच्छा वो कैसे करेंगे? इनवॉइस लेंगे, जीडीएन देखेंगे या जीआरएन? हाँ भाई
सर जीआरएन देखेंगे, अनुषा जीआरएन देखेंगे, हम बायर हैं, जीआरएन देखेंगे। यस अच्छा, इससे ये यकीन हो जाएगा कि ये पेबल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस देख रहे हैं ना, एग्जिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये पेबल एग्जिस्ट करता है, अप्रोप्रिएटली वैल्यूड है, वो सारी चीज़ें। ऐसा है जानी, बात समझ आती है। अच्छा, अगर फॉरेन ट्रेड पेबल होगा, फॉरेन ट्रेड पेबल होगा, तो क्या उसको डॉलर के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सचेंज गेन लॉस निकाल लेंगे? वेरी गुड। तो देखो ये रहा, obtain list of supplier accounts payable listing, check mathematical accuracy, trace to total to FS, obtain subsequent bank statement, inspect subsequent payments and trace it back to GL, select the sample of GRN year period end और देखो कि भाई इनवॉइस की अपीयर हो रही है नहीं हो रही है, कंपेयर करंट ईयर सप्लायर विद द लास्ट ईयर, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट, सर्कुलेट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हाँ भाई, क्या यही चीज़ें सीखी थी? ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी इजी थिंग बिकॉज हम इसको पहले डिटेल में कर चुके हैं। चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये इसके प्रोसीजर यहां पे भी लिखे हुए हैं, ये रहे, सही है, ये तुम्हारी बुक में भी मौजूद है। क्रेडिट पीरियड को कंसीडर करेंगे क्लियरेंस को चेक करते वक्त? नहीं भाईजान, आप सिर्फ क्लियरेंस चेक करेंगे एग्जिस्टेंस के लिए। एक्सचेंज गेन लॉस वाली बात क्या थी बेटा? अगर आपका जो सप्लायर है वो पाकिस्तान के बाहर है तो आपकी पेबल की वैल्यू डॉलर्स में होगी ना, तो इनवॉइस टेस्टिंग में आपको उसको पीकेआर में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, सही है, ताकि आपको एप्रोप्रिएट वैल्यू पता लग जाए। हाँ, रिकैलकुलेट करना है, बिल्कुल सर। कंप्लीटनेस का थर्ड पॉइंट, टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बाय एग्जामिनिंग द ट्रांजैक्शन आफ्टर द ईयर एंड। भाई ये सीधी जबान में ये रहा, ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, ये कह लो या भाईजान ये तीसरा पॉइंट कह लो, बात एक ही है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब यही है ना, वो लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं की हुई थी तो मैं क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाऊंगा, देखूंगा कोई पेमेंट हुई है, तो पेमेंट हुई है तो लायबिलिटी के अगेंस्ट में हुई होगी। क्लैरिटी है? पहले बताओ जानी, बात समझ आती है? जल्दी से मेरे बच्चों, सारे बच्चे, क्लैरिटी है? चलें ओके, तो फिर मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ, आई होप आपको इसकी बहुत हशद ज़रूरत होगी, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझें, मेमोराइज करें, ताकि आप इसको अप्लाई कर पाएँ। तो फिर आज आपको एक सवाल मांगता है, हाँ जी जल्दी बता दो। चलें ओके, तो फिर हम ये कर लेंगे, और रेट कहाँ से वेरीफाई करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, सही है। चलें जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़।